अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विलक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ हासिल जिस्त बाय वजीहा महमूद का 9th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। हासिल जिस्त अस्कलम वजीहा महमूद, किस्त नंबर 9। दिन ढलने लगा था। तमाम चरिंदे परिंदे भी अपने घरों की जानिब परवास कर रहे थे। हल्की हल्की हवा दरख्तों के पत्तों की हरकत का सबब थी, जबकि आसमान पर छाए बादल सूरज को ढांपे हुए थे। सालिया बेगम अपने कमरे में बैठी तिलावत कर रही थी। दीवार पर नस्ब घड़ी इस वक्त शाम की 5 बजा रही थी, जबकि कैलेंडर पर नज़र आती आज की तारीख इस बात की शाहिद थी कि आज हफ्सा को इस दुनिया से गए हुए 4 माह बीत चुके थे। वक्त की रफ्तार का मुकाबला इस दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। यह हमेशा एक ही रफ्तार से गुजरता, कभी खुशी को अजियतों में बदलता है तो कभी अजियतों को खुशियों में। पर इस वक्त की सबसे खास बात यह है कि हमेशा एक सा रहता है। खुशी और गमी इसके साथ मुंसलिक वो मंजिल है जो हर एक पर आया होती है। हफ्सा की वफ़ात के बाद उन सब के लिए सब्र करना बहुत मुश्किल था, मगर गुजरता हुआ वक्त एक ऐसा मरहम है जो हर ज़ख्म को सीने का हुनर जानता है। और उनके ज़ख्म पर भी वक्त का मरहम लग चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उन सबको अपने नुकसान पर सब्र आने लगा था। ज़िंदगी मामूल की जानिब वापस लौटने लगी थी। सानिया बेगम ने कुरान पाक को बंद करते उस पर बोसा दिया और गिलाफ में लपेटते उठ खड़ी हुई। कुरान पाक को उसके मखसूस जगह पर रखते वो पलटी ही थी कि उनकी समाज से बेल की आवाज़ टकराई। बेसाख्ता नज़र घड़ी की जानिब गई थी कि इतने में उनकी समाज से दोबारा एक शनासा आवाज़ टकराई। वो राबिया बेगम की आवाज़ थी। वो कदम उठाती हुई बाहर की जानिब चल पड़ी, जहाँ राबिया बेगम और महमल आई थी। कुछ देर बाद वो दोनों लॉन्च में मौजूद थी। अफाक नहीं आया अभी तक? साली बेगम के पूछने पर राबिया बेगम नफ़ी में सर हिलाते हुए बोलने लगी। नहीं, अभी तक नहीं आया, मगर आज बात हुई थी। उससे कह रहा था कि अगले हफ्ते तक वापसी होगी। अफाक पिछले 2 माह से एक कोर्स के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए कि राबिया बेगम बोलने लगी। सालिया, मैं तुमसे आज एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ, बल्कि ये समझो कि तुमसे तुम्हारी एक कीमती चीज़ मांगने आई हूँ। उनकी बात पर सालिया बेगम उलझन का शिकार हुई। तुम जो भी कहना चाहती हो राबिया, खोल कर कहो। उनकी बात पर राबिया बेगम उनकी जानिब देखते बोलने लगी। मैं इसबा को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। वो रुकी। मैं चाहती हूँ कि इसबा मेरे अफाक की दुल्हन बने, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। उनकी बात पर सालिया बेगम के चेहरे पर खुशगवार हैरत दर आई थी। मुझे भला कोई एतराज़ क्यों होगा राबिया? अफाक जैसे होनहार, बाइखलाक और सुलझे हुए बच्चे को कोई क्यों इनकार करेगा? बल्कि ये तो इसबा की खुशनसीबी होगी कि वो अफाक की दुल्हन बनेगी। वो मुस्कुराई, जिस पर राबिया बेगम भी मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी, मगर हालात ने इजाज़त ही ना दी थी कि तुमसे बात कर पाती। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है राबिया कि तुमने मेरी बच्ची के बारे में सोचा और उसे अपने बेटे के लिए मुंतखब किया। मगर वो रुकी, चेहरे पर परेशानी का तासुर था। क्या तुमने अफाक से इस बारे में बात की है? मेरा मतलब कि क्या वो इस रिश्ते पर राज़ी है? हाँ सालिया, वो इस रिश्ते पर राज़ी है। मैं पहले ही उससे उसकी रजामंदी ले चुकी हूँ। सालिया बेगम के चेहरे पर पुरइत्मीनान दर आई थी। बस अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक बार इस बात से उसकी रजामंदी जान लो, ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही इस बात से बात करूँगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। उनकी बात पर राबिया बेगम मुस्कुराई। अपनी औलाद की खुशियों का तसव्वुर ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। तुम्हारे हाथ में दिन ब दिन महारत आती जा रही है इस बार। देखना, एक दिन तुम बहुत बड़ी मुसव्विरा कहलाओगी। महमल की बात पर वो दिल से मुस्कुराई थी। वो उस वक्त महमल के साथ कमरे में मौजूद थी, जबकि सालिया बेगम और राबिया बेगम लॉन्च में बैठी थी। इसबा अपने ताज़ा बनाई गई सारी पेंटिंग्स महमल को दिखा रही थी, जिस पर महमल हमेशा की तरह उसकी इस सलाहियत पर उसे सराह रही थी। इसबा ने सारी पेंटिंग समेटते साइड पर रखी और महमल के साथ बेड पर जा बैठी। इसबा, तुमसे एक बात पूछूं? इसबा ने असबात में सर हिलाते हुए इजाज़त दी। तुम्हें अफाक भाई कैसे लगते हैं? इसबा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। जी, तुम्हें अफाक भाई कैसे लगते हैं? मेरा मतलब है, अगर कोई तुमसे उनके बारे में तुम्हारी राय पूछे तो तुम क्या कहोगी? महमल ने अपने सवाल की वजह दी। मुझे वो हकलाने लगी, पर मुझे उनके बारे में राय कायम करने की क्या ज़रूरत है? मगर फिर भी, महमल के दोबारा पूछने पर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला कि जहन के पर्दे पर किचन का वो मंजर लहराया, जिसमें वो यूनिफॉर्म में खड़ा उससे उसका हाल पूछ रहा था। देखने में तो ठीक लगते हैं। सिर्फ ठीक? महमल फ़ौरन बोली। मेरा मतलब अच्छे। उसे डर था कि कहीं महमल अपने भाई के बारे में बुरा ना मान ले। सिर्फ देखने में नहीं, वो वैसे भी बहुत अच्छे हैं। खैर, तुम आहिस्ता आहिस्ता जान जाओगी।
वो सोमाइने अंदाज में बोली, मुझे उनके बारे में जानने की भला क्या ज़रूरत होगी, क्या पता मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ जाए। उसकी बात पर इस्बा के जहन में एक ख्याल आया कि महमल दोबारा बोली, खैर आफाक भाई बस थोड़े गुस्से वाले हैं, वरना वो बहुत केयरिंग है। इस्बा हैरान थी कि क्यों आज महमल उसके और अपने दरमियान अपने भाई का मौजू छेड़ कर बैठी थी कि महमल की अगली बात उसके हर उलझन को दूर करती गई। तुम्हें मालूम है आज मैं और अम्मी यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? इस्बा ने उलझन ज़दा चेहरे लिए उसकी जानिब देखा। आज अम्मी ममानी से तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई हैं। इस्बा का रंग एकदम उड़ा। बहुत जल्द तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। महमल मुस्कुराई जबकि इस्बा साके चेहरा लिए उसे देख रही थी। उससे पहले कि महमल इस्बा की तासुरात पर गौर करती हरम कमरे में दाखिल हुई और महमल उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। उसी का मौका का फ़ायदा उठाते हुए इस्बा फ़ौरन वहाँ से चली गई। आबरू ने ग्लास में पानी उंडेलते हुए ग्लास सालिया बेगम को थमाया था और टेबल पर रखी दवाइयाँ उन्हें देने लगी। सालिया बेगम ने दवाइयाँ निकलते ग्लास खाली किया और टेबल पर रखते आबरू की जानिब देखने लगी, जो टेबल पर मौजूद चीज़ों को तरतीब रख रही थी। आज राबिया और मेहमान आई थी। जी बताया था रुतबा ने। सालिया बेगम की बात पर आबरू ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया और सारी चीज़ें समेटते उनके पास बैठ गई। राबिया आज मुझसे एक ज़रूरी बात करने आई थी। आबरू ने सवालिया नज़रों से उनकी जानिब देखा। वो इस्बा के लिए अफ़ाक का रिश्ता लाई थी। आबरू की आंखों में हैरत का तासुर उभरा। अफ़ाक की रजामंदी वो पहले ही ले चुकी हैं, बस अब वो मेरी और इस्बा की रजामंदी की मुंतज़िर है। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी जो आज बहुत अरसे बाद दोबारा दिखाई दी थी। आबरू उनकी बात पर खामोश रही। मैं आज इतनी खुश हूँ आबरू कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अल्लाह ने मेरी बच्ची का कितना अच्छा वसीला बनाया है कि अफ़ाक जैसा सुलझा हुआ बच्चा उसका मुकद्दर है। उनकी बात पर आबरू मुस्कुराई। आपने इस्बा से बात की अम्मी? सालिया बेगम के तासुरात एकदम तब्दील हुए। हाँ आबरू, मैंने बात की थी। वो खामोशी से मेरी सारी बात सुनती रही, मगर आखिर में ना तो उसने इकरार किया ना इनकार। वो मुतफक्किर थी। मैं उसके इस रद्द अमल से बहुत परेशान हूँ आबरू। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं उससे बात करूँगी। वो उनकी परेशानी कम करने की कोशिश करने लगी। हाँ बेटा, तुम उससे ज़रूर बात करना। हफ्सा के जाने के बाद तो वो बहुत चुप चुप हो गई है। मुझसे भी कोई बात नहीं करती, हर वक्त गुमसुम रहती है। न जाने उसके दिल में कैसा खौफ मौजूद है। उनकी बात पर आबरू उन तसल्ली देते बोली, आप परेशान मत हो अम्मी, मैं इस बात से आज ही बात करूँगी, आप बस आराम करें। वो ये कहते हुए उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई, जबकि सालिया बेगम उसे तब तक देखती रही थी जब तक वो उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। वो कदम उठाती हुई कमरे में दाखिल हुई थी जहाँ इस बार चाय नमाज बिछाई नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी। आबरू खामोशी से बेड पर जा बैठी और उसकी नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगी। कमरे में चारों अतराफ इस्बा ने अपनी बनाई हुई खूबसूरत पेंटिंग लगा रखी थी, जबकि दीवार पर लगे घड़ी इस वक्त रात के 10 बजा रही थी। कुछ देर बाद इस्बा नमाज मुकम्मल करके उठ खड़ी हुई थी और चाय नमाज तय करती हुई पलटी के बेड पर बैठी आबरू पर नज़र पड़ी। तुम कब आई आबरू? आबरू ने घड़ी की टाइम देखा। उसे यहाँ आए हुए 10 मिनट गुजर चुके थे। बस अभी अभी, वो मुस्कुराते हुए बोली। इस्बा के चेहरे के गिर्द लपेटा हुआ दुपट्टा खोला। कोई काम था? वो आबरू से पूछती अपने बाल खोलने लगी। उसकी बात पर आबरू ने उसकी जानिब देखा जो अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों में ब्रश फेरने लगी थी। हाँ, एक बहुत ज़रूरी काम था। इस्बा उसकी जानिब मुड़ी। एक ज़रूरी बात करनी है। आबरू की बात पर इस्बा का बालों में ब्रश फेरता हुआ हाथ रुका। उसे अंदाज़ा था कि आबरू उससे क्या बात करने आई है। हाँ बोलो। उसका चेहरा बेतासुर था। पहले इधर आओ, मेरे पास बैठो। आबरू के कहने पर वो कदम उठाती उसके पास आ बैठी। आज पप्पू किस सिलसिले में आई थी तुम्हें मालूम है? आबरू ने शुरू से बात का आगाज़ किया, जिस पर इस्बा ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ है? आबरू के इस सवाल पर वो झुके हुए सर के साथ खामोश रही। कुछ तो बोलो इस्बा, अम्मी को भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे भी मुझे शादी नहीं करनी। वो आबरू की बात काटती बोली। मगर क्यों इस्बा? बस मैं शादी नहीं करना चाहती। मगर इस इनकार के पीछे कोई तो वजह होगी ना? कोई वजह नहीं है आबरू, बस मैं शादी नहीं करना चाहती। उसकी आंखों में आंसू से भरने लगे थे। इस्बा इधर देखो मेरी तरफ। वो उसका रुख अपनी जानिब करते बोली। हर इनकार के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है इस्बा। वो रुकी। दिमाग में अचानक एक ख्याल नमूदार हुआ। कहीं तुम अफ़ाक? नहीं आबरू, वैसी कोई बात नहीं है। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। इस्बा उसकी बात काटते बोली। आबरू ने गहरी सांस लेते हुए उसे मुखातिब किया। फिर भी इस्बा, तुम्हारे इस इनकार की कोई तो वजह होगी ना जो मैं अम्मी से दूर नहीं जाना चाहती। मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो रोने लगी थी। मैं नहीं चाहती कि वो अकेली रह जाए। वो इस पर रोना बंद करो। यूँ छोटी छोटी बातों पर मत रोया करो।
वो उसे खुद से लगाते हुए बोली, मैं अम्मी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती आबरू। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। ठीक है इस्बा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी रजामंदी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, मगर पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस्बा चेहरे पर बहते हुए आंसू साफ करते हुए उसकी जानिब देखने लगी। क्या तुम अम्मी को खुश देखना चाहती हो? इस्बा ने अस्बात में सर हिलाया। क्या तुम चाहती हो कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, वो हमेशा इतनी ही खुश रहें जितनी खुश वो आज हैं? इस्बा में इख्तियार ही अस्बात में सर हिला गई थी कि उसे आबरू की बात समझ आई। तो इस्बा फिर अपने इस इनकार को इकरार में बदल दो। वो बोलते हुए मुसलसल इस्बा के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। हाफसा आपी के जाने के बाद आज वो पहली बार दिल से मुस्कुराई है, जिसकी वजह तुम बखूबी जानती हो। इस्बा खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। तो क्या तुम अम्मी के लिए इतना नहीं कर सकती कि अपने दिल में पैदा होते इन तमाम डर और वसवसों को दूर फेंक दो? इस्बा ने नजरें उठाते हुए उसकी जानिब देखा। खुशियाँ तुम्हारे दर पर दस्तक दे रही हैं इस्बा, उन्हें यूं मत ठुकराओ। इस्बा अपने आंसू साफ करते बोली, मगर आबरू? अगर मगर सब छोड़ो इस्बा, सिर्फ एक बार अम्मी के बारे में सोचो। और वैसे भी तुम देखना ये फैसला तुम्हारे लिए कितना अच्छा साबित होगा। अफाक भाई जैसा बा-इखलाक और हिफाजत करने वाला हमसफर मिल जाना किसी नेमत से कम तो नहीं। वो उसे समझाने की कोशिश करने लगी। मैं उनको ज़्यादा तो नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छे हमसफर साबित होंगे। आबरू मुस्कुराई, जबकि इस्बा का चेहरा अब भी बेतासुर था। तुम सिर्फ एक बार इन तमाम वसवसों को अपने दिल से निकालते, इस बारे में सोचना और अपना फैसला करना। आबरू अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और इस्बा को मुखातिब किया। सोचना ज़रूर इस्बा, वो ये कहती हुई चली गई, जबकि इस्बा के दिल और दिमाग में एक जंग चल रही थी। अम्मू जान, अम्मू जान! नूर सबरीना को पुकारती हुई सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई। अम्मू जान कहाँ हैं आप? वो लॉन्च में खड़ी हुई उन्हें पुकार रही थी कि सबरीना अपने कमरे से निकलती उसके पास आई। मैं इधर हूँ बेटा। वो उनके जानिब मुतवज्जा हुई। अम्मू जान प्लीज़ आप अभी मेरे साथ मार्केट चलें। वो उनके करीब आती बोली, जिस पर सबरीना ने फ़ौरन घड़ी की जानिब देखा था जो इस वक्त रात के 10 बजा रही थी। रात के 10 बज रहे हैं नूर? वो उस वक्त का अंदाज़ा दिलाने लगी। जी अम्मू जान मुझे मालूम है, मगर मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है। भाई और सावी भी घर पर नहीं है, इसलिए तो आपको ही मेरे साथ जाना पड़ेगा। वो परेशान लग रही थी। पर बेटा बताओ तो सही कि क्या बात है? सबरीना के सवाल पर वो फ़ौरन बोली। अम्मू जान कल के फंक्शन के लिए मेरे ड्रेस के साथ के कोई मैचिंग जूते नहीं हैं। वो रुहासी हुई। मगर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास हील्स मौजूद हैं। जी अम्मू जान, मगर वो पहले ही टूट गई थी और मुझे याद ही नहीं रहा। नूर मिनमिनाई। नूर बेटा कितनी बुरी बात है, तुम्हें ऐन वक्त पर अपनी चीज़ें याद आ रही हैं। सबरीना की बात पर वो दूबदू बोली। सॉरी अम्मू जान, मगर अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि सबरीना कुछ बोलती, ताजफिन लॉन्च में दाखिल हुआ था। वो 36 घंटे की शिफ्ट के बाद अभी वापस आया था। चेहरे से थकान वाज़ेह थी। वो उन दोनों का सलाम करते उनके करीब आया कि उनके चेहरे पर छाए तासुरात देखते बोला, क्या हुआ अम्मू जान, सब खैर है ना? हाँ बेटा सब खैर है, बस नूर को अभी मार्केट जाना था। वो नूर की जानिब देखते बोली, जिस पर ताजफिन ने सवाली निगाहों से नूर को देखा। भाई मुझे कल यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन पर जाना है और मेरे पास कोई भी जूता नहीं है। वो मासूम चेहरा लिए आंखों में आंसू समोए बोली। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है नूर, मैं तुम्हें ले जाता हूँ ना मार्केट। उसकी बात पर नूर के चेहरे के तासुरात एकदम बदले, सारी परेशानी एकदम दूर हुई थी। पर ताजफिन तुम भी तो अभी अभी आए हो बेटा। सबरीना मुतफक्किर हुई। कोई बात नहीं अम्मू जान, मैं और नूर बस अभी गए और अभी आए। उसने नूर की आंखों ही आंखों में जाने का इशारा किया था। थैंक यू भाई, मैं बस अभी आई। वो उसका इशारा समझते हुए अपने कमरे की जानिब भाग गई थी, जबकि सबरीना ताजफिन को मुखातिब करते बोली, पर बेटा तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो, तुम आराम करो, मैं नूर के साथ। कोई बात नहीं अम्मू जान, मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए भी आपको तकलीफ़ उठानी पड़े। आप परेशान मत हो, मैं वापस आकर आराम कर लूँगा। वो उनके करीब आता हुआ उन्हें अपने साथ लगाता बोला। वो ऐसा ही था, अपनी ज़ात पर अपने घर वालों को तरजीह देने वाला। वो मुसलसल इधर उधर चक्कर लगाते हुए शहरियार को फ़ोन मिला रही थी, जिसका नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। परेशानी के आलम में वो कभी घड़ी की जानिब देखती जो इस वक्त रात के 2 बजा रही थी, तो कभी दाखिली दरवाजे की जानिब देखती कि शाहजैन जो किसी काम से अपने कमरे से निकला था उन्हें यूँ देखता हुआ उनके करीब आया। क्या हुआ मॉम, आप क्यों पेंडुलम की तरह यहाँ से वहाँ घूम रही हैं? वो हंसता हुआ बोला था। ये मजाक का वक्त नहीं है शाहजैन, मैं बहुत परेशान हूँ। वो खफगी से बोली। ओके मॉम, पर बताए तो सही क्या हुआ है? शहरियार अभी तक घर नहीं आया है शाहजैन, और उसका फ़ोन भी मुसलसल बंद आ रहा है। वो मुतफक्किर थी। बस इतनी सी बात पर आप परेशान हैं मॉम? उसने बात को गोया हवा में उड़ाई।
आप परेशान मत हो, वो आ जाएगा, वो बेफिक्री से बोला। मैं परेशान कैसा ना हूँ शाहज़ैन, वो मेरा बेटा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इससे पहले कि शाहज़ैन उनकी बात का जवाब देता, गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। ले आ गया आपका बेटा मॉम, शाहज़ैन उनके चेहरे की जानिब देखता बोला। कुछ देर बाद शहरियार लॉन्च में दाखिल हुआ था। उसकी चाल और लड़खड़ाहट कदमों पर वो दोनों हैरान थे, जबकि फाइका की आंखें तो शौक के मारे खुली की खुली रह गई थी। उसकी लड़खड़ाते कदमों से वाज़ेह था कि वो उस वक्त नशे में था। हाय मॉम, हाय ब्रो, वो उन दोनों के करीब आया। उसकी आवाज़ फाइकल अशारी की सोच को मज़ीद पुख्ता कर गई। यह मेरा इंतज़ार हो रहा था क्या? वो उनके करीब आता हुआ बोला। शहरी, तुम ड्रिंक? वो वाकई गहरे शौक में थी। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शहरियार लड़खड़ाया। शाहज़ैन ने आगे बढ़ते हुए उसे संभाला। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मॉम, वो नशे की हालत में सब सच बोल रहा था। मगर शहरियार, तुम अपनी हालत देखो। मैं शहरियार दोबारा लड़खड़ाया। छोड़ें इन सब बातों को मॉम, इसे रेस्ट करने दें, शाहज़ैन ने शहरियार को संभालते हुए बोला। तुम इस मामले में मत बोलो शाहज़ैन, ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है। उन्हें शाहज़ैन की मदाखलत पसंद आई थी। बट मॉम, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोबारा बोला। फ़र्क पड़ता है शाहज़ैन, शहरियार मेरा बेटा है, मैं इसका अच्छा बुरा सब जानती हूँ। शाहज़ैन फ़ौरन बोला। तो मॉम, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आपने मुझे तो कभी इस बात पर नहीं रोका। फाइका का चेहरा फक हुआ। ऐसी बात नहीं है शाहज़ैन, शहरियार अभी छोटा है। आपको क्या हो गया है मॉम? आप 23 साल लड़के को छोटा कह रही हैं? वो तंज़े हंसा कि उनकी समाज से कदमों की आवाज़ टकराई। वो पलटी जहाँ फयाज लाचारी उतरते हुए नीचे आ चुके थे। तो आ गए साहबजादे घर, वो शाहज़ैन के साथ खड़े हुए शहरियार को देखते बोले, जबकि फाइका लाचारी जल्द अज जल्द शहरियार को उनकी नज़रों से दूर करना चाहती थी। जाओ शहरियार, तुम बहुत थक गए हो, जाओ बेटा आराम करो, वो शहरियार को मुखातिब करते बोली। गुड नाइट मॉम। वो जाने के लिए पलटा कि फयाज लाचारी उसके लड़खड़ाते हुए कदमों को देखते हुए फ़ौरन बोले, रुको शहरियार। और यही फाइका लाचारी का सांस खुश्क हुआ था, जबकि शाहज़ैन बेनियाजी से खड़ा उनको देख रहा था। फयाज लाचारी की आवाज़ पर शहरियार के बढ़ते हुए कदम फ़ौरन रुके। कहाँ से आ रहे हो तुम? दोस्तों के साथ था डैड, नशा उसके सर पर चढ़ रहा था। दोस्तों के साथ कहाँ थे? क्लब में था डैड, उसके जवाब पर फयाज लाचारी के गुस्से में इजाफा हुआ। देखा फाइका, तुमने अपनी ढील का नतीजा, आज तुम्हारी औलाद आधी रात को नशे की हालत में घर आ रही है, वो चिल्लाए। इसी दिन के डर से मैं तुम्हें रोकता था कि इन्हें इतनी ढील मत दो, मगर तुमने कभी मेरी किसी बात का अहमियत नहीं दी। उनकी बात पर फाइका बेगम भी गुस्से में आ गई थी। इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी कसूर है फयाज। आप देखा ब्रो, फिर से ये दोनों अपनी लड़ाइयों में मसरूफ़ हो गए हैं, इसलिए मेरा घर आने को दिल नहीं चाहता। हर वक्त लड़ाई लड़ाई लड़ाई। वह ये कहता हुआ कदम उठाता अपने कमरे की जानिब चल पड़ा था, जबकि शाहज़ैन ने उसे सहारा देते उसके कमरे तक पहुंचाया। लॉन्च में खड़े फयाज और फाइका लाचारी का दिमाग तो शहरियार के अल्फाज पर अटका था। हल्की हल्की हवा माहौल को खुशगवार बना रही थी, जबकि सूरज के ढलने का वक्त ज़्यादा दूर ना था। हर तरफ गहमा गहमी का समा था। तरह तरह के खानों की दिलफरेब खुशबू मज़ा दुबाला कर रही थी। दीवार के करीब रखे इस टेबल के एक जानिब आबरू, जबकि दूसरी जानिब अशर बैठा था। उनके निकाह को 5 साल का अरसा होने वाला था, मगर आज पहली बार वो दोनों इस तरह कहीं बाहर एक दूसरे से मिल रहे थे। आबरू अपने अदालत में अपने काम में मसरूफ़ थी कि उसे अशर की कॉल मौसूल हुई थी। वो उससे कहीं बाहर मिलने की ख्वाहिशमंद था। वो उसे अदालत से पिक करते हुए यहाँ लाया। आबरू ने एक नज़र सामने बैठे असर पर डाली। वो उस वक्त सिया पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट में मलबूस था। शर्ट पर लगाई गई टाई को बार बार दुरुस्त करता वो उस वक्त कुछ मुतज़ब्ज़ब लग रहा था। अशर ने पास पड़ा मोबाइल उठाते हुए एक नज़र आबरू पर डाली, जो इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ सियाह दुपट्टा ओढ़े हुए बैठी थी। आबरू अशर के यूँ अचानक बुलाने की वजह जानने की ख्वाहिशमंद थी। अशर वेटर को ऑर्डर देता हुआ आबरू की जानिब मुतवज्जा हुआ। मुझे आज तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है आबरू। आबरू जो पहले ही उसकी जानिब मुतवज्जा थी, उसकी बात पर अस्वाद में सर हिलाते हुए अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि अब्बू बहुत जल्द चची से हमारी रुखसती की बात करने वाले हैं। आबरू का चेहरा बेतासुर हुआ, आंखों में बेचैनी नजर आने लगी थी, मगर वो अपने तासुरात पर काबू रखना जानती थी। तो आबरू, मैं ये चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम नौकरी छोड़ दो। आबरू ने हैरत से उसकी जानिब देखा और फ़ौरन बोली, मगर अशर, मैं ये नौकरी? शादी के बाद तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी होगी आबरू, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है। अशर उसकी बात काटता बोला, मैं ये नौकरी सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नहीं कर रही अशर, ये नौकरी मेरा शौक़ है। आबरू का लहजा सख्त था। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो आबरू, शादी के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां तब्दील हो जाएंगी।
और वैसे भी इस नौकरी से तुम्हारी जान को खतरा है, तो बेहतर यही है कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। अशर ने गोया बात खत्म की। अशर, ये सब आप ताया जान के कहने पर कर रहे हैं ना? ऐसी बात नहीं आबरू, मैं खुद भी नहीं चाहता कि मेरी बीवी चंद पैसों के लिए ख्वार होती फिरे, और कोर्ट में कचहरियों में तो वैसे भी हर जुराइम पैसा इंसान आते हैं। उसकी बात पर आबरू फौरन बोली, क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? आबरू की बात पर वो फौरन बोला, ऐसी बात नहीं आबरू, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अभी कुछ अरसा पहले तुम्हारे साथ हुए इस वाक़ये से मैं बहुत डर गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना हो। वो रुका। इसलिए मैंने फैसला किया है कि क्यों ना इन मुश्किलात की जड़ इस नौकरी को ही ख़त्म कर दिया जाए। आबरू को उसके अल्फाज ने तकलीफ पहुँचाई थी। मगर अशर, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। आप जिद मत करो आबरू, बात को समझने की कोशिश करो, इसी में हम सब की भलाई है। आबरू ने कुछ कहने के लिए लब खोलना चाहे थे कि वेटर उनका ऑर्डर लिए उनके करीब आया और ऑर्डर सर्व करने लगा था। उन्हें चंद लम्हों में आबरू भी एक फैसला कर चुकी थी। राबी बेगम ने चाय का कप उठाते हुए सामने देखा, जहाँ जलाल ताया और सायमा ताई बैठी चाय पी रहे थे। वो सालिया बेगम से इस बात की रजामंदी के मिलने के बाद आज जलाल ताया के घर आई थी। आफाक की जॉब कैसी जा रही है? जलाल ताया ने चाय का कप वापस टेबल पर रखते हुए राबी बेगम को मुखातिब किया। अच्छी जा रही है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, राबी बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। आजकल कहाँ होता है? सायमा ताई बेतासुर से चेहरे लिए उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। एक कोर्स के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ है, जल्दी वापस लौटने वाला है, जलाल ताया ने समझते हुए अस्पात में सर हिलाया। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है भाईजान। राबी बेगम अपने आज यहाँ आने का मकसद बयान करने लगी थी। वो दोनों मियाँ बीवी उन्हें की जानिब मुतवज्जह थे। मैंने अपने आफाक का रिश्ता इस्पा के साथ तय कर दिया है। उन दोनों के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। सारिया से मैं बात कर चुकी हूँ, आज बस आपको इस बारे में इत्तला देने आई हूँ, वो उनकी जानिब देखते हुए कह रही थी। आफाक की वापसी पर हम सादगी से मंगनी की रस्म करने वाले हैं। वो खामोश हो गई थी। मुबारक हो राबिया, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, जलाल ताया बोले, जबकि सायमा ताई खामोशी से चाय पीने में मसरूफ़ थी। हम भी जल्द अशर और आबरू की रुखसती की तारीख तय करने वाले हैं। सायमा ताई को चाय एकदम शदीद कड़वी महसूस हुई थी। तुम भी मंगनी की रस्म से फारिग हो जाओ, फिर एक साथ ही बच्चों के फर्ज से सुबकदोश हो जाएंगे। उनकी बात पर राबिया बेगम मुस्कुराई। जी बेहतर भाईजान। ये कहते उन्होंने एक नज़र सायमा ताई की जानिब देखा था, जिनके चेहरे पर छाए हुए तासुरात उनकी दिली कैफियत बखूबी बयान कर रहे थे। वह तेजी से उतरता हुआ नीचे आया था। चेहरे पर गुस्से के वाज़े तासुरात थे। उसकी नज़रें किसी की मुतलासी थीं कि उसे सामने ही सायमा ताई नजर आई थी, जिन्हें वो काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। अम्मी, वो चिल्लाया, जबकि सायमा ताई जो मुलाजमा से बात करने में मसरूफ़ थी। उसके चिल्लाने पर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई और उसका गुस्से से लाल पड़ता हुआ चेहरा देखते हुए उसके करीब आईं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अम्मी? अम्माद के इस सवाल पर सायमा ताई को अंदाज़ा हो चुका था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। तुम्हें किसने बताया? वो बात को इधर उधर घुमाए बगैर उससे पूछने लगी। मुझे जिसने भी बताया हो अम्मी, आप सिर्फ ये बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो दहाड़ा। ऐसा भी कुछ नहीं हो गया अम्माद जो तुम यूँ चिल्ला रहे हो, वो भी गुस्से से बोली थी। आपने फुप्पो को कुछ कहा क्यों नहीं? मैं क्या कहती राबिया को, और वैसे भी सारे मामला तय हो चुके हैं। उनकी बात पर वो तिल मिलाया। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है अम्मी, मुझे बताया है वशमा ने कि अभी सिर्फ बात शुरू हुई है। सायमा ताई ने फौरन कुछ दूर खड़ी हुई वशमा को घूरा था, जो उनका शोर सुनते हुए बाहर आई थी। तुम इस मामले से दूर रहो अम्माद, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो उसे समझाने लगी। अम्मी, जब मैंने आपको बताया था कि मैं इस बात से शादी करना चाहता हूँ, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो दोबारा चिल्लाया। आहिस्ता बोलो अम्माद, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी ये बकवास सुन ली तो अच्छा नहीं होगा। सुनते हैं तो सुन ले अम्मी, वो बुलंद आवाज़ में कहता हुआ कुछ कदम पीछे हुआ। ये आपने अच्छा नहीं किया अम्मी। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया, और वैसे भी मैं तो इस सारे मामले से बहुत खुश हूँ। सायमा ताई दिल की बात ज़बान पर ले आई थी। मैं तो एक को भी इस घर में लाने के हक में नहीं हूँ, और तुम चले थे दूसरी को लाने। उनकी बात पर अम्मा दोबारा बोला। मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी अम्मी, मगर अब आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। वो गुस्से से बोला। मैं ये रिश्ता हरगिज़ नहीं होने दूंगा। वो खतरनाक लहजे में बोला। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे अम्माद। उनकी बात पर वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया था, जबकि सायमा ताई उसे जाता हुआ देखती रही थी कि अचानक पीछे पलटने पर उन्हें जलाल ताया खड़े हुए दिखाई दिए थे, जिनके चेहरे के छाए हुए संजीदा तासुरात उन्हें ये समझाने के लिए काफ़ी थे कि वो अम्माद और उनके दरमियान होने वाली सारी बातें सुन चुके हैं। वो बार बार पलके झपकते खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हथेलियाँ पसीने में भीग रही थी।
वो उस वक्त बहुत कंफ्यूज और नर्वस लग रही थी। वो बेड पर बैठे बार बार दाखिली दरवाजे की जानिब देखती, जबकि बाहर से आता शोर उसकी धड़कनों को बढ़ा गया था। यकीनन मेहमान आ चुके थे। इसबा ने उस दिन आबरू की गई बातों के बारे में सोचते अगले दिन ही अपनी रजामंदी सालिया बेगम को दे दी थी। उसके लिए इनकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने गहरी सांस लेते हुए दाएं जानिब देखा कि निगाह ड्रेसिंग टेबल के आईने में नजर आते हुए अपने अक्स पर पड़ी। पाँव तक आती बीच कलर की फ्रॉक पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, खुले बाल, कानों में पहने खूबसूरत झुमके उसे मजीद हसीन बना रहे थे। हमरंग दुपट्टा सर पर ओढ़े वो बार बार उसे सेट कर रही थी। उसी लम्हे कमरे में महमल और रुतबा दाखिल हुई थी। रुतबा ने आज हल्के सब्ज रंग का लिबास पहना था, जबकि महमल उस वक्त गहरे नीले रंग की फ्रॉक में मलबूस थी। माशाल्लाह, इस वक्त तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, वो उसके करीब आते हुए बोली। अफाक भाई तो आज गए काम से, वह उसे छेड़ने लगी थी। उसकी बात पर रुतबा भी मुस्कुराई, जबकि इसबा ने अपना सर मज़ीद झुका लिया था। इससे पहले कि महमल कुछ और कह दी, राबिया बेगम की आवाज़ पर वो उनकी बात सुनने बाहर चली गई थी। तुम रो रही हो इसबा? रुतबा उसकी आंखों में झिलमिलाते हुए आंसू देखते हुए बोली। नहीं, मैं तो नहीं रो रही। वो बमुश्किल मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में आए आंसू साफ करने लगी। इसबा, आज इतना खुशी का मौका है और तुम? वो रुकी। तुम प्लीज़ आज अपने आंसू पर काबू रखना। इसबा ने उसकी बात समझते हुए अस्पात में सर हिलाया। लाउंज में इस वक्त खूब गहमा गहमी थी। राबिया बेगम अफाक के हमरा बड़े सोफे पर बैठी थी। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था, जबकि अफाक इस वक्त सफ़ेद सलवार कमीज़ के साथ सफ़ेद वेस्ट कोट पहने आज बहुत वजीहा लग रहा था। सामने पड़े दूसरे सोफे पर उस वक्त अशर और जलाल ताया मौजूद थे। उस दिन जलाल ताया की सायमताई से खूब बहस हुई थी। वो अम्मात को भी अच्छी तरह वार्न कर चुके थे। इसी गुस्से में सायमताई आज यहाँ मौजूद ना थी। सालिया बेगम और आबरू इस वक्त रस्म की तैयारी में मसरूफ़ थी। आबरू ने आज अपने लिए सुर्ख रंग का लिबास मुंतखब किया था, जो उस पर खूब जच रहा था। महमल राबिया बेगम के बात पर सुनने के लिए बाहर आई थी कि सालिया बेगम के इशारे पर आबरू और रुतबा इसबा को लिए बाहर आई थी। वो उन दोनों के दरमियान कदम उठाती हुई लाउंज में दाखिल हुई कि अफाक की नज़र उस पर पड़ी। वो झुकी हुई नज़रों के साथ कदम कदम उठाती उसी जानिब आ रही थी। आज उसे देखते अफाक के दिल की धड़कन बेरब्त होने लगी थी। वो मबहूत सा उसे देख रहा था कि महमल उसके करीब आई और झुकते हुए उसके कान के करीब बोली, बस कर दे भाई, नज़र लगाएंगे क्या? महमल की आवाज़ पर अफाक ने फ़ौरन नज़रों का जाविया बदला था। इसबा को उसके बराबर में बिठाया गया था, जबकि सालिया बेगम ने आबरू को अशर के बराबर में बैठने का इशारा किया था, जिस पर वो खामोशी से उसके साथ जा बैठी थी। सालिया, इजाज़त है? राबिया बेगम ने उनकी जानिब देखते हुए पूछा, जिस पर सालिया बेगम ने मुस्कुराते हुए अस्बात में सर हिलाया। राबिया बेगम ने अंगूठी निकालते हुए अफाक को थमाई, जबकि रुतबा ने इसबा को अपना हाथ आगे बढ़ाने का इशारा किया था, जिस पर इसबा ने अपना हाथ अफाक की जानिब बढ़ाया। उसके हाथ काँप रहे थे। उसके हाथ की लर्जिश से पहले अफाक को महसूस हुई थी। इससे पहले कि कोई और उसकी ये हालत नोट करता, अफाक ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ थामा और उसकी अंगूठी को उसके हाथ की ज़ीनत बना दिया था। इसबा की नज़रें बेइख्तियारी उठी थी। दोनों की नज़रें मिली, जिस पर इसबा फ़ौरन नज़र झुका गई थी, जबकि अफाक मध्यम सा मुस्कुराया। सालिया बेगम ने आगे बढ़ते हुए अंगूठी इसबा को थमाई थी। इसबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अफाक अपना हाथ एन उसके हाथ के बराबर ले गया था। उसकी हर हरकत आज इसबा को हैरान व परेशान कर रही थी। वो उसके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा था। इसबा ने तेज़ी से अंगूठी अफाक के हाथ में पहनाते हुए अपना हाथ वापस अपने पहलू में गिरा लिया। बहुत मुबारक हो सालिया। राबिया बेगम उठकर सालिया बेगम से गले मिली। सब एक दूसरे को मुबारक देते हुए टेबल पर पड़ी मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने लगे थे। कुछ देर बाद अब वो सब वहीं बैठे बातों में मसरूफ़ थे। इसबा का दिल अफाक के साथ बैठने पर तेज़ तेज़ धड़क रहा था। वो वहाँ बैठी एक अजीब सी कैफियत का शिकार थी, जिससे वो खुद भी अनजान थी, जबकि अफाक इसबा को अपने नाम की अंगूठी पहनाने के बाद बहुत मुतमईन था। ये रिश्ता उसने सिर्फ राबिया बेगम की खुशी के लिए नहीं किया था, बल्कि अब ये रिश्ता उसके दिल से ताल्लुक़ रखता था। एकदम कुछ याद आने पर आबरू अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ी हुई थी और अपने कमरे की जानिब चली गई थी, जबकि अशर, जो काफ़ी देर से आबरू से अकेले में बात करने का मौका तलाश कर रहा था, फ़ौरन कदम उठाता हुआ उसके पीछे चला गया। उसने बेड पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाया, जिस पर एक नंबर से 3 मिस्ड कॉल आई हुई थी, पर उससे पहले कि वो फ़ोन मिलाती उसकी निगाह असर पर पड़ी, जो उसके कमरे की जानिब भी आ रहा था। वो मोबाइल टेबल पर रखते हुए उसकी जानिब मुतवज्जह हुई थी।
दोनों की नजरें मिली। अशर मुस्कुराया और कदम उठाता हुआ कमरे में आया। कैसी हो? वो कमरे की दहलीज अबूर करता हुआ अंदर आया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आबरू ने मसरूफ अंदाज में दुपट्टा दुरुस्त करते हुए जवाब दिया था। रेस्टोरेंट में हुई मुलाकात के बाद वो आज मिल रहे थे। मैं ठीक हूँ। उसके दरमियान एकदम खामोशी छा गई थी। कुछ लम्हे बाद अशर की आवाज़ ने तोड़ा, लाल रंग काफ़ी जच रहा है तुम पर। आबरू ने फौरन उसकी जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिलते अशर दोबारा बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। वो उसकी तारीफ कर रहा था। आबरू ने ज़बान का इस्तेमाल किए बगैर ही नज़रों से ही उसका शुक्रिया अदा किया कि अशर दोबारा बोला, फिर क्या फैसले किए तुमने इस बारे में? वो ढके छुपे अल्फाज में दोबारा वो मौजूद छेड़ चुका था। किस बारे में? वो जानबूझकर अनजान बनी। अपनी जॉब के बारे में। उसकी बात पर आबरू के चेहरे के तासुरात एकदम सख्त हुए थे और वो कदम उठाती हुई उसके करीब आई। मैं अपना फैसला आपको उसी दिन सुना चुकी हूँ अशर, और मेरा फैसला तब्दील नहीं होगा। वो सही कहती थी। वो वाकई बहुत जिद्दी थी। ये कहते वो वहाँ रुकी नहीं थी और कदम उठाती उसके पास से गुजरती बाहर चली गई, जबकि उसकी ये बात अशर को गुस्सा दिला गई थी। चूँकि आज इतवार का दिन था इसलिए वो सब घर पर ही मौजूद थे। तुम फिक्र मत करो, बस एक बार उसके सारे टेस्ट करवा लो। मैं सामने आऊँगा, फिर मिलकर सारी रिपोर्ट्स देख लेंगे। ताशफिन फ़ोन काटता लॉन्च की जानिब आया कि उसे सामने ही सबरीना और जावियर बैठे दिखाई दिए थे। वो कदम उठाता उनके करीब चला आया था। तुम एक बार दोबारा सोच कर मुझे अपना फैसला बता देना, सबरीना जावियर को मुखातिब करती बोल रही थी। ताशफिन उनके करीब आ बैठा। क्या बात चल रही है दोनों माँ बेटे के दरमियान? वो मुस्कुराता हुआ बोला, कुछ नहीं अम्मू जान, आजकल मेरे लिए लड़की ढूंढ रही हैं, मगर मैं भी उनका बता चुका हूँ कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से। वो मज़े से बोलता हुआ उन दोनों को हंसने पर मजबूर कर गया था। सुन ले अम्मू जान अपने लाडले के इरादे, ताशफिन सबरीना को मुखातिब करते हुए बोला, जिस पर सबरीना बोली, मैं तो उस बेचारी के लिए अभी से परेशान हूँ। उनकी बात पर ताशफिन हंसने लगा, जबकि जावियर बोला, अम्मू जान बेचारी नहीं खुश नसीब कहें। वो यूं ही बातों में मसरूफ थे कि ताशफिन बोला, नूर कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। जवाब जावियर की जानिब से आया, वो मोहतरमा आज सफाई की दीवानी बनी हुई हैं, अपने कमरे की सफाई करते उसे चमकाने में मसरूफ़ है। जावियर की इस बात पर उससे पहले कि ताशफिन कुछ कहता उन्हें नूर की चीख सुनाई दी थी। सबरीना फौरन बोली, या अल्लाह खैर। वो तीनों तेजी से उठते हुए उसके कमरे की जानिब भागे थे। कमरे में दाखिल होते ही वो उन्हें पाँव पकड़े हुए फर्श पर बैठी नजर आई थी। ताशफिन तेजी से उसकी जानिब गया था, सबरीना भी उसके साथ थी। लो जी, हो गई सफाई। जावियर की बात पर ताशफिन ने तंबी करती हुई नजरों से उसे देखा था, जिस पर वो खामोश हो गया। क्या हुआ नूर बेटा? अम्मू जान मेरा पाँव। वो अपना पाँव दोनों हाथ में पकड़े बोली, चलो बेटा उठने की कोशिश करो। सबरीना उसे उठाने लगी। अम्मू जान मुझसे नहीं उठा जा रहा। वो आंखों में आंसू लिए बोली, जिस पर ताशफिन ने नूर को बाजू में उठाते हुए बेड पर बिठाया था और उसके पाँव का जायजा लेने लगा। आह भाई प्लीज़ आराम से। वो उसके पाँव को हिलाते हुए उसका मुआयना कर रहा था। मेरी बात माने तो नूर को खून की बोतलें लगवा दें। जावियर ने अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। जावियर बाज आ जाओ। सबरीना के बोलने पर वो फ़ौरन बोला, मैं सीरियस हूँ अम्मू जान। चुप कर जाओ जावी, नूर गुस्से से बोली, जिस पर जावियर उंगली मुंह पर रखते हुए खामोश हो गया था। बहुत दर्द हो रहा है भाई। वो रुहासी हुई। परेशान मत हो नूर, हल्की सी मोच आई है, ठीक हो जाएगा। ताशफिन की बात पर नूर दोबारा अपना पाँव पकड़कर बैठ गई थी। वैसे तुम कर क्या रही थी? ताशफिन के सवाल पर नूर फौरन बोली, मैं स्टूल पर चढ़कर अलमारी के ऊपर की मिट्टी साफ करने की कोशिश कर रही थी कि मेरा पाँव फिसल गया। वो मिनमिनाई, मैंने तुम्हें मना किया था ना नूर, क्या मैं खालदा से कह देती हूँ वो सफाई कर देगी, मगर तुम मेरी बात नहीं मानती। सबरीना की बात पर नूर खामोश रही। भाई नूर का पाँव बच जाएगा ना, हमारी नूर लंगड़ी। वो अधूरी बात छोड़ता हुआ बाहर भाग गया था कि उसके समाज से नूर के चीखने की आवाज़ आई, जावी के बच्चे तुम्हारे मुंह में खाक। वो हंसता हुआ वहाँ से चला गया था, जबकि ताशफिन भी अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा था। अम्मू जान आप समझाए ना जावी को, वो मजाक कर रहा था बेटा। सबरीना उसके करीब आते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है अम्मू जान। आंसू से भरी हुई आंखें लिए वो सबरीना को मुखातिब करती बोली थी, जिस पर सबरीना ने उसे अपने साथ लगाया। रुको मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लाता हूँ। ताशफिन ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ था। मुझे दवाई नहीं खानी भाई। वो फौरन बोली, दवाई तो खानी पड़ेगी नूर, वरना आराम कैसे आएगा। सबरीना की बात पर नूर खामोश हो गई थी, जबकि ताशफिन मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो दोनों इस वक्त साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी। सबरीना आज सालिया बेगम से काफ़ी दिनों बाद मिलने आई थी। बहुत मुबारक हो तुम्हें सालिया, अल्लाह हमारे इसबा के नसीब अच्छे करें। सालिया बेगम ने उन्हें इसबा की बात तय होने की खबर दी थी।
आमीन, वो मुस्कुराते हुए बोली। बस कुछ माह बाद मैं अपने दोनों बच्चों के फर्ज से सुबकदोश हो जाऊंगी। उनकी मुस्कुराहट में एकदम उदासी दर आई थी। तुम्हें मालूम है सबरीना, मेरी हाफसा की शादी पर इनके अब्बू भी मौजूद थे। हमारा घर मुकम्मल था, हम सब बहुत खुश थे, मगर अब देखो। आंसू उनके हलक में फंसने लगे थे। न हाफसा है न उसके अब्बू। आंसू आंखों से निकलते उनके रुखसार पर बहने लगे थे। संभालो खुद को सालिया, खुदा की मर्जी के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। उनका अपना दिल भी आज बहुत बोझल और गमगीन था। अपनों को इंसान कभी भुला तो नहीं सकता, मगर ज़माने के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। सबरीना को अपनी ज़िंदगी के वो पल याद आने लगे थे जब उसने अपने अपनों को खोया था। आज उसका दिल न जाने क्यों बहुत भारी हो रहा था। राजों का बहुत वजन होता है और सबरीना के दिल में मौजूद राज भी बहुत भारी थे। सबरीना, तुम रो क्यों रही हो? सबरीना की आंखों में झिलमिलाते आंसू देखकर सालिया बेगम बोली। कुछ नहीं सालिया, मुझे भी बस अपना माजी याद आ गया है कि कैसे। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे जबकि ज़बान हर वो राज आया करने लगी थी जिसे वो आज तक ज़माने वालों से छुपाती आई थी। वो अपना हर राज सालिया बेगम के कोशे गुजार करती गई। वो उनकी दोस्त थी और दोस्तों से बड़ा हमराज भला कौन हो सकता है। सबरीना, तुमने मुझे ये सब। सालिया बेगम उनके दर्द भरी दास्तान सुनते हुए सकते में थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है सालिया कि मैं अपने तारीख माजी को दोबारा खोलूं, जब मैंने सिवाय गलतियों के और कुछ नहीं किया। वह अपने आंसू साफ करने लगी थी। दिल का बोझ अब कम हो गया था। तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत असियतें सही हैं सबरीना। तुम्हारी हर गलती की सज़ा तुम्हें ये दुनिया वाले दे चुके हैं, मगर फिर भी सालिया, मैं अपने माँ बाप की गुनहगार हूँ और जो लोग अपने माँ बाप को दुख देते हैं उन्हें कभी चैन नसीब नहीं होता। संभालो खुद को सबरीना, तुम तो बहुत बहादुर हो। आज तक कितने ही कठिन हालात का मुकाबला तुम अकेली करती आई हो। वो आगे बढ़ते अपना हाथ उनके हाथ पर रखते उन्हें तसल्ली देने लगी, जिस पर सबरीना अपने आंसू साफ करते हुए उदासी से मुस्कुराई कि सालिया बेगम दोबारा बोली। सबरीना, तुम्हारी कभी उससे दोबारा मुलाकात नहीं हुई? सबरीना को मालूम था कि वह किसकी बात कर रही है। नहीं सालिया, मेरा कभी उससे दोबारा सामना नहीं हुआ और मेरी दुआ है कि इस ज़िंदगी में मेरी दोबारा उससे कभी मुलाकात ना हो। सबरीना के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे। ताशबिन को इन सब बातों के बारे में इल्म है? सालिया बेगम के इस सवाल पर सबरीना इस्पात में सर हिलाते हुए बोली। हाँ सालिया, उसे सब मालूम है। वो भी उससे इतनी ही नफरत करता है जितनी मैं करती हूँ। सालिया बेगम खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। बस मैं चाहती हूँ कि उस शख्स का कभी मुझसे और मेरे बेटे से सामना ना हो। वो आने वाले वक्त से मुकम्मल अनजान थी। वो बेड पर बैठती, दोनों हाथों में मोबाइल थामे तेज तेज टाइपिंग कर रही थी। गीले बाल पुष्प पर बिखरे हुए थे। मैसेज टाइप करते उसने एक बार पूरा मैसेज पढ़ा और मैसेज सेंड करते हुए उठ खड़ी हुई थी। उसका रुख अब सालिया बेगम के कमरे की जानिब था। वो कदम उठाती उनके कमरे में दाखिल हुई थी। वो सामने ही हाथ में तस्बीह लिए बैठी थी। वो बेड पर उनसे कुछ फासले पर जा बैठी। अम्मी, उसके पुकारने पर वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। मुझे आज अमल के घर जाना है। उनके सवाली नज़रों पर वो खुद ही वजाहत देने लगी थी। आज उसकी बर्थडे है अम्मी, और उसने हम सब क्लास फेलोज़ को बुलाया है। कब जाना है? शाम में। सालिया बेगम ने फ़ौरन उसकी जानिब देखा। 7 बजे। रुतबा बोलते हुए उनकी जानिब देखने लगी थी। नहीं रुतबा, तुम उसे मना कर दो। मैं रात में तुम्हें अकेले घर से बाहर नहीं भेजूंगी। रुतबा के माथे पर बल नमूदार हुए थे। मगर अम्मी, मैं अब इतनी छोटी तो नहीं हूँ ना जो अकेले कहीं नहीं जा सकती। मसला अकेले जाने का नहीं है, रात में जाने का है रुतबा। मगर अम्मी, मुझे जाना है। वो बजिद हुई। सब लोग जा रहे हैं, किसी के घर वालों को कोई एतराज़ नहीं है, बस मेरे ही। वो गुस्से से बोली। रुतबा, मेरी बात मानो बेटा तुम। वो उसे समझाने लगी थी कि रुतबा उनकी बात करती बोली। अम्मी, मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। मैं रात में पार्टी पर जाऊंगी। वो ये कहते हुए अपने कमरे की जानिब चली गई थी, जबकि सालिया बेगम मुतफक्किर नज़रों से उसे देखती रही। अपने कमरे में आते हुए वो गुस्से से बेड पर बैठ गई थी कि एकदम उसे ख्याल आया कि उसे सालिया बेगम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर अगले ही लम्हे उसने सोचा कि वो भी तो उसे समझ नहीं रही थी कि वो अब बड़ी हो चुकी है। यूँ पार्टीज में जाना कोई मायूब बात तो नहीं। वो बेड से उठती हुई आईने के सामने आई और अपने बाल सुलझाने लगी थी। उसे बचपन से इन फंक्शंस और पार्टीज़ में जाना बहुत पसंद था। वो हमेशा से ऐसी ऐशो आराम और आसाइशों वाली ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद थी। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, महंगे कपड़े पहनना, पार्टीज़ में जाना उसे बहुत पसंद था। मगर हालात के सबब वो इन सब ख्वाहिशात को अपने दिल में दबाए हुए थी कि उसकी मुलाकात अमल से हुई थी, जिसके बाद उसकी हर ख्वाहिश पूरी होने लगी। हर वो चीज़
जिसकी रुतबा को ख्वाहिश थी वो उसे अमल के ज़रिए हासिल हो जाती थी। अमल की दोस्ती रुतबा के मुताबिक उसकी ज़िंदगी संवार रही थी, जबकि उस दोस्ती की हकीकत से वो अनजान थी। उस दोस्ती ने उसकी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उसे अमल में कोई बुराई ढूंढने से भी दिखाई नहीं देती थी। सोहबत का रंग उस पर खूब चढ़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सही और गलत की तमीज़ भूलती जा रही थी। अब उसका अपने घर में दिल नहीं लगता था। हाफसा की वफ़ात से उनके घर का माहौल बहुत मुतासिर हुआ था, जिससे वो फरार हासिल करना चाहती थी। आबरू की जॉब से पहले रुतबा अपनी हर बात उसे शेयर करती थी, मगर अब आबरू अपनी मसरूफियात के बास उसे वक्त नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उसने अपना हमदर्द अमल में तलाश किया। वो अपनी हर बात उससे शेयर किया करती थी। इस सब में बहुत बड़ा हाथ अमल के रवैये का भी था, जो रुतबा पर यूं जाहिर करती थी जैसे रुतबा से बढ़कर उसका कोई दोस्त नहीं। वो किसी से भी अमल के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती थी। आबरू की रोक टोक से अब उसे खौफत होने लगी थी। उन सब का असर रुतबा की शख्सियत पर हो रहा था, जिसे उसके आसपास मौजूद लोग बआसानी महसूस कर सकते थे। उसने सामने रखे हुए तमाम कागजात समेटते हुए फाइल में रखे और मोबाइल उठाते हुए टाइम देखा। वो उस वक्त किसी की मुंतज़िर थी कि अचानक आहट पर उसने सामने दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ एक बूढ़े शख्स के साथ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उनके चेहरे वीरान और संजीदा थे। आबरू से नजरें मिलते वो कदम उठाते उसकी जानिब आए और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए थे। उसी लम्हे एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और आबरू की जानिब बढ़ते अपने हाथ में मौजूद फाइल टेबल पर रखते आबरू को इशारा किया, जिस पर आबरू ने सर हिलाते हुए उसे जाने की इजाज़त दी थी। अब आबरू उन दोनों की जानिब मुतवज्जा थी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो उन दोनों की जानिब देखते हुए बोली, जिस पर आदमी बोलने लगा, हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। उस आदमी के लहजे में दर्द था। उसके बाद पर आबरू बोली, आपकी बेटी कहाँ है इस वक्त? आबरू ने वो फाइल खोलते हुए अपने सामने रखी कि उसकी समाज से उस शख्स की आवाज़ टकराई, अपनी कब्र में। आबरू ने फ़ौरन सर उठाया। वो अब हम में नहीं रही। आबरू ने उनकी जानिब देखा। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर खामोश हो गई थी और कुछ समय बाद दोबारा बोली, आप मुझे सारी बात तफसील से बताएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। उसके बोलने पर वो शख्स गहरी सांस लेते हुए बोलने लगा, हमारी बेटी वर्दा हमारी इकलौती औलाद थी। तालीम मुकम्मल करते वो एक कंपनी में मुलाजमत करने लगी। उसे अभी नौकरी करते हुए 2 माह ही गुजरे थे कि एक दिन वो शदीद परेशानी के आलम में घर लौटी। हमारे इस्तफसार करने पर वो बात टाल गई, पर दिन गुजरते गए और उसकी परेशानी में इजाफा होता गया था। वो हर वक्त परेशान रहने लगी थी कि एक दिन हमारे बहुत इसरार करने पर वो सब बताती गई। वो आदमी खामोश हो गया। लंबी सांस लेते दोबारा बोलने लगा। उसकी कंपनी का मैनेजर उसे हरासा करता था। आंसू उस शख्स के चेहरे को तर्क कर चुके थे, मगर फिर भी वो हिम्मत करता हुआ बोलने लगा। उसने जब कंपनी के मालिक को शिकायत लगाई तो मालिक ने मैनेजर को नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, जिस पर कुछ दिन के लिए तो वो बास आ गया, मगर कुछ रोज़ बाद वो दोबारा अपनी हरकतों पर उतर आया था। मैंने वर्दा को तसल्ली दी थी कि मैं खुद मालिक से बात करूंगा, अगर बात ना बनी तो तुम नौकरी छोड़ देना, मगर कोई भी कदम उठाने की नौबत ही ना आई थी। और अगले दिन वो शख्स खामोश हो गया था। आंसू उसके हलक में जमा हो चुके थे। उनकी खामोशी पर उनकी बेगम बोलने लगी, अगले दिन हमारी बच्ची ऑफिस तो गई मगर घर वापस नहीं लौटी। हमने हर जगह मालूम किया था, मगर सबका यही कहना था कि वो उस दिन ऑफिस पहुंची ही नहीं थी। हमने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वो रात हमारे लिए किसी क़यामत से कम ना थी, पर वो रात गुजर गई। हम पर उम्मीद थे कि अगले दिन रोशन होगा, मगर वो दिन उस रात से भी ज़्यादा तारीख था और क़यामत खेज था। हमें एक हॉस्पिटल से कॉल आई थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी बच्ची की हालत, वो हिचकियों से रोने लगी थी। उसकी हालत देखते हमारा कलेजा फट गया था। उस दरिंदे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारी बच्ची के साथ। उसके अल्फाज ख़त्म हो चुके थे, मगर आबरू उनकी सारी बात समझ चुकी थी। वो दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। आबरू उनका दर्द समझ सकती थी। उसे फ़ौरन अपने साथ हुआ वो वाक़या याद आया था कि वो आदमी दोबारा बोलने लगी। पूरे 2 हफ्ते बाद जब हमारी बच्ची दिमागी तौर पर कुछ बेहतर हुई थी तो हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 4 लोगों को नामजद केस, जिनमें से 2 उसके ऑफिस के कॉलीग थे। हम पर उम्मीद थे कि उनको सज़ा होगी क्योंकि हमारे पास तमाम सबूत, तमाम गवाह थे, मगर हमारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया गया था। आबरू तहम्मुल से उनकी बातें सुन रही थी। नामजद होने वाले तमाम लोग बहुत बाअसर थे और हमारे मुल्क का कानून तो सिर्फ गरीबों के लिए बना है
इन सब ने मिलकर डॉक्टर खरीद लिया था, रिपोर्ट बदलवाई, वकील खरीदा, पुलिस वाले खरीदे और सारा इल्ज़ाम हमारी बच्ची के सर डाल दिया था। उस पर बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगा दिया। केस शुरू होते ही ख़त्म हो गया था और केस के साथ सब खत्म हो गया। वो अपने आंसू साफ करते बोली। और मेरी बच्ची मोहल्ले वालों की बातें, मुआशरे वालों की बातें सुनते सुनते इन सब का मुकाबला ना कर पाई थी और उसने खुदकुशी कर ली। वो दोबारा आंसू से रोने लगे थे। उनकी हालत देखते आबरू का दिल फट रहा था। उसने अपनी जान दे दी। मेरी वो बच्ची जो खुद दूसरों के जीना सिखाती थी, कभी हिम्मत नहीं हारती थी, खुद मौत को गले लगा गई। वो अपने आंसू दोबारा साफ करते हुए बोली, मैं अपनी बच्ची के साथ हुई हर ज्यादती का हिसाब चाहता हूँ। वकील साहिबा, हम बहुत पुरउम्मीद होकर आपके पास आए हैं। खुदारा हमें ना उम्मीद मत कीजिएगा। वो शख्स हाथ जोड़े बोलने लगा। आप प्लीज़ ऐसे हाथ मत जोड़ें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी बेटी को इंसाफ दिला सकूँ और उसके मुजरिम को अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँचे। आबरू उन्हें यकीन दिलाती बोली थी। हमें मायूस मत कीजिएगा वकील साहिबा। मैंने अपनी बेटी की मैयत से वादा किया था कि मैं उसके कातिलों को अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। उनकी बात पर आबरू ने अस्बात में सर हिलाते हुए उन्हें अपने साथी का यकीन दिलाया था और कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे। आबरू इस फाइल को खोलते हुए उसमें 10 तहरीर पढ़ने लगी थी। इस फाइल में उस केस की तमाम तफसीलात दर्ज थीं। फाइल के आखिर में उन 4 नामजद मुजरिमों की तस्वीर भी मौजूद थी। आबरू ने उन तस्वीर को उठाया और देखने लगी। आंखों में नफरत और गुस्सा लिए उसने पहली तस्वीर को देखते हुए एक जानिब रखा और दूसरी तस्वीर देखी, मगर दूसरी तस्वीर हटाने जब उसकी निगाह तीसरी तस्वीर पर पड़ी तो उसके कमरे की छत अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई थी। उसकी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गई थी। वो तस्वीर अम्माद सिद्दीकी की थी। आबरू ने चौथी तस्वीर देखे बगैर ही उस आदमी को बुलाया और तस्दीक की कि ये तस्वीर उन्हें मुस्लिमों की है, जिस पर उसका इस्बात में आता जवाब आबरू के लिए किसी शौक से कम ना था। आबरू जानती थी कि अम्माद आवारा है, बदमिजाज है, मगर वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, ये आबरू ने कभी नहीं सोचा था। उसने तस्वीर फाइल में रखते हुए अपना मोबाइल उठाया कि अचानक किसी ख्याल के तहत मोबाइल वापस रखते कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते आंखें मूंद ली। उसका सर दर्द से फटने लगा था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? वो कैसे किसी लड़की के साथ? वो आगे सोच न सकी। क्या पता ही उस पर इल्ज़ाम हो। ये ख्याल आते ही उसकी आंखों के सामने वर्दा के माँ बाप के चेहरे आए थे, जिस पर उसने नाफी में सर हिलाते हुए आंखें खोली। उसके जिस्म में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। उसे हर मुमकिन कोशिश करते वर्दा को इंसाफ दिलाना था। उसका जिस्म थकन से चूर था। दवाई ने भी कोई असर न किया था, क्योंकि ये थकान जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी थकान थी। उसके दिमाग में इस वक्त एक तूफान बरपा था। वो कुछ देर पहले ही ऑफिस से आई थी और अब फ्रेश होने के बाद उसका रुख लॉन्च की जानिब था, जहाँ सालिया बेगम बैठी सब्जी काट रही थी, जबकि कुछ फासले पर हरम किताबें बिखरे हुए पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो कदम उठाती सालिया बेगम के पास जा बैठी थी कि जहन में अचानक एक ख्याल नमूदार होने पर वो बोली, अम्मी रुतबा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। जवाब हरम की जानिब से आया था। तैयार? खैरियत है? उसे कहीं जाना है क्या? हाँ, उसे अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। उसकी बात का जवाब इस बार फिर हरम ने दिया था। आबरू ने फ़ौरन घड़ी की जानिब देखा, जो इस वक्त शाम के 7 बजा रही थी। वो खामोशी से अपनी जगह छोड़ती हुई उठी और कदम रुतबा के कमरे की जानिब बढ़ाए थे। वो अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि उसकी नज़रें ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी रुतबा पर पड़ी थी। सिया रंग की लॉन्ग फ्रॉक के साथ गोल्डन दुपट्टा गले में डाले वो कानों में गोल्डन टॉप्स पहन रही थी। चेहरे पर डार्क मेकअप किया वो खूब तैयार हुई थी। बालों की ऊंची पौनी बनाए वो खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने अपने आप पर निगाह डालते हुए ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई सुर्ख रंग की लिपस्टिक उठाते अपने होठों पर लगाई और पलटी कि उसकी नज़र आबरू पर पड़ी, जो उसे यूँ इतना तैयार हुआ देखते हुए हैरान खड़ी थी। कहाँ जा रही हो? आबरू का लहजा सख्त था, जिसे रुतबा ने महसूस भी किया था। मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। रुतबा ने भी उसे उसी लहजे में जवाब दिया और बेड पर बैठते हुए पाँव में गोल्डन हील्स पहनने लगी। तुमने टाइम देखा है रुतबा? तुम इस वक्त? पार्टीज इसी वक्त होती हैं आबरू। वो उसकी बात काटते हुए रूखे लहजे में बोली। मगर रुतबा तुम कैसे जाओगी? और तुम्हें इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है आबरू, मेरी दोस्त ने इसका इंतज़ाम कर लिया है। वह बेड से उठते हुए पास पड़ा अपना दुपट्टा सेट करने लगी थी। फिर भी रुतबा तुम्हें एक बार, मैं अम्मी से इजाज़त ले चुकी हूँ आबरू। वो बार बार उसकी बात काट रही थी। आबरू उसकी इस बदतमीज़ी को नज़रअंदाज करती बोली, रुतबा तुम्हें अंदाज़ा है ना कि शहर के हालात कैसे हैं, और यूँ शाम को अकेले बाहर जाना बिल्कुल भी महफूज नहीं। उसकी बात पर रुतबा के चेहरे पर नागवारी दर आई थी।
میں نے کہا نا आबरू کہ तुम परेशान मत हो, मैं घर के दरवाजे से ही बैठूंगी और यहीं ऊपर उतारी जाऊंगी। वो उसकी जानिब देखते हुए बोली और अपना पर्स उठाते अपने कंधे पर लटकाए। वो अब जाने के लिए मुकम्मल तैयार थी। पर रुतबा, यूँ इतना तैयार होकर बाहर जाना बिल्कुल। आबरू, मैं पार्टी पर जा रही हूँ और वैसे भी अगर तुम्हें तैयार होना पसंद नहीं है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो गुस्से से बोली। वो आबरू की बातों से उकता रही थी। रुतबा, आबरू सख्ती से बोली, प्लीज़ आबरू, तुम अपनी पसंद नापसंद मुझ पर मुसलत मत किया करो। उसके अल्फाज आबरू को हैरान कर रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी है आबरू, मुझे जीने दो, और वैसे भी मैं इतनी बड़ी हूँ कि अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकूँ। आबरू का जब्त जवाब दे रहा था। सोहबत का रंग रुतबा पर चढ़ चुका था। इससे पहले कि आबरू कुछ कहती, रुतबा का फ़ोन बजने लगा था। रुतबा ने मोबाइल अपने पर्स से निकालते हुए कॉल रिसीव की। हाँ, मैं आ रही हूँ, उसने कहते फ़ोन वापस बैग में रखा और एक नज़र आबरू पर डालती हुई बाहर चली गई थी। उसके जाने पर आबरू बाहर आई। अम्मी, आपने रुतबा को इस वक्त बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी थी? उसने सालिया बेगम से शिकवा किया था। आबरू, उसने मुझसे इजाज़त मांगी कब थी? उसने सिर्फ मुझे अपनी जाने की इत्तला दी थी। उनका चेहरा उनकी परेशानी बयान कर रहा था। आबरू ने उन्हें मज़ीद कुछ कहना मुनासिब न समझा और कदम उठाते कमरे में चली गई थी। एक पहले ही केस की परेशानी थी और अब रुतबा का ये रवैया। उसका सर दर्द से फटने लगा था। उसने बेड पर लेटते ही आंखें मूंद ली। रात के इस पहर जब तारीकी हर सू छा चुकी थी, सब लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे। उसी पहर इस वसी और अरीज बंगले के लॉन में रोशनियों का समा था। नौजवान लड़की लड़कियां एक दूसरे के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मध्यम फिजा को पुरलुत्फ बना रहा था। तरह तरह के लिबास पहने वो सब एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। आज अमल आफंदी की सालगिरह थी, जिस पर उसने अपने सब क्लास फेलोज़ को और दोस्तों को मदऊ किया था। वो इस वक्त गहरे नीले रंग की स्लीवलेस लॉन्ग मैक्सी में मलबूस थी। चेहरे पर मेकअप सजाए वो रुतबा के साथ खड़ी थी। बातों में मसरूफ़ थी कि रुतबा ने उसे मुखातिब किया। अमल, काफ़ी रात हो गई है, मुझे अब घर के लिए। अभी सिर्फ 10 बजे हैं रुतबा। अमल उसकी बात काटते हुए बोली कि रुतबा ने इसरार करती हुई निगाहों से उसकी जानिब देखा, जिस पर अमल दोबारा बोली, ओके रुतबा, बस कुछ देर रुक जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, फिर चली जाना। उसकी बात पर रुतबा मुस्कुराई। मेरे साथ आओ। अमल उसे साथ लिए एक जानिब बढ़ी थी, जहाँ शहरियार कुछ लड़कों के साथ खड़ा था। उन्हें करीब आता हुआ देखकर वो उनसे माजरत करता हुआ उनके पास आया। इनसे मिलो अमल, ये शहरियार हैं, हमारा सीनियर और मेरा बहुत अच्छा दोस्त। अमल उन दोनों को एक दूसरे से मुतारिफ करवा रही थी, जबकि शहरियार को देखते रुतबा के चेहरे का रंग एकदम उड़ा। हाय, वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि रुतबा बमुश्किल मुस्कुरा पाई थी। कुछ देर वो तीनों यूं ही खड़े बातें करते रहे थे, जबकि रुतबा शहरियार की इस रवैये पर हैरान थी। क्या वो बदल गया था? हाँ, वो वाकई बदल गया था, और वैसे भी इस वाक़ये को तो अब काफ़ी अरसा हो चुका था। ओके शहरियार, अब हम चलते हैं, रुतबा को देर हो रही है। श्योर, उसने अपना रुख रुतबा की जानिब किया। नाइस टू मीट यू। शहरियार ने अपना हाथ रुतबा की जानिब बढ़ाया था, जिस पर रुतबा ने अचंभे से उसे देखा और फिर अमल की जानिब देखा, जो उसे वो हाथ थाम लेने का इशारा कर रही थी, जिस पर रुतबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शहरियार के बढ़े हुए हाथ में मिलाया था। एन उसी वक्त ये मंजर कैमरे की आंख ने बहुत खूबसूरती से कैद किया था। वो दोनों कदम उठाती हुई वापस आ गई। तुम्हें 5 मिनट मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा रुतबा, मुझे ग्रुप फ़ोटो बनवानी है। अमल की बात पर रुतबा ने अस्बात में सर हिलाया कि अमल मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो सबको ग्रुप फ़ोटो के लिए इकट्ठा कर चुकी थी। अब मंजर कुछ यूँ था कि उस मजमे के दरमियान खड़ी अमल की एक जानिब शहरियार, जबकि दूसरी जानिब रुतबा खड़ी थी। इससे पहले के सामने का मंजर कैमरे की आँख कैद कर दी। अमल ने अपनी जगह तब्दील की और रुतबा को शहरियार के पहलू में ला खड़ा किया था, जिस पर रुतबा अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई थी और गिरने लगी कि किसी ने उसे सहारा देते हुए गिरने से बचा लिया था। उसे संभालने वाले हाथ शहरियार के थे। ये तमाम मनासिर कैमरे की आंख में बखूबी कैद हो गए थे। ग्रुप फोटो का असल मकसद पूरा हो चुका था और कुछ देर बाद रुतबा अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। अमल शहरियार के पास आई, जो कुछ फासले पर खड़ा उसी का मुंतज़िर था। उन दोनों के चेहरे पर एक जैसी चमक थी, कामयाबी की चमक। आप वो फाइल मुझे भेज दें प्लीज़। वो अपने ऑफिस में बैठी फ़ोन पर किसी से मोह गुफ्तगू थी। सामने टेबल पर फाइल्स का एक ढेर लगा था। जी बहुत शुक्रिया, उसने ये कहते फ़ोन काटा और दोबारा सामने पड़ी फाइल की जानिब मुतवज्जह हुई। वो आज वारदा के केस की तफ्तीश कर रही थी। अब तक के तमाम सबूत उसी के हक़ में थे। अचानक मोबाइल की नोटिफिकेशन की आवाज़ पर उसने मोबाइल उठाते हुए मैसेज देखा। चेहरे पर इत्मीनान उतरा। उसे एक फ़ाइल मौसूल हुई थी जिसमें उस केस की तमाम इब्तदाई कार्रवाई दर्ज थी।
कुछ देर बाद वो फाइल्स पढ़ चुकी थी, जिससे वाज़ेह था कि सच्चा कौन है। उसने गहरी सांस ली। हालात संभलने के बजाय बिगड़ रहे थे। उसका अगला हदफ अब वर्दा की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करना था। उसने फाइल में दर्ज हॉस्पिटल का नाम देखा कि नाम पढ़ते ही उसे ताशफीन का ख्याल आया। हाँ, वो उससे मदद ले सकती है। उसने फ़ौरन मोबाइल उठाया था कि उसे याद आया कि उसके पास तो ताशफीन का नंबर ही नहीं है। दिमाग ने ज़ाविया से उसका नंबर लेने का मशवरा दिया था, जबकि दिल ने फ़ौरन हॉस्पिटल जाते उससे आमने सामने बैठकर बात करने का हुक्म दिया और दिल का फैसला दिमाग पर गालिब आ गया। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट। और एपिसोड की बात करूँ तो मुझे शुरू से ही अशर से अच्छी वाइब नहीं आती, चाहे उसने कितनी भी हेल्प करी हो, कितने भी बुरे वक्त में आबरू के साथ खड़ा रहा हो, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी वाइब कभी आ ही नहीं रही। और अब जब आबरू वो 4 पिक्स देखती है तो मुझे आबरू के रिएक्शन से ऐसा लगता है कि 3rd पिक अशर की ही थी, लेकिन वो अशर की नहीं थी, उसके भाई की है। लेकिन मुझे 4th पिक नहीं दिखाई है, तो अभी भी कहीं ना कहीं शक है कि वो अशर की ही थी। तो देखते हैं, मालूम नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि हाँ शायद वही हो, क्योंकि जिस तरीके से उस पिक को छुपाया है राइटर ने, तो मुझे ऐसी ही वाइब आ रही है। देखते हैं आगे, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।